राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला हार्ट ब्रेक ज्यादा डेंजरस है या पहली सक्सेस को हैंडल? तो वेब सीरीज पे जितने लोग जाते हैं उतना शायद बुक्स की तरफ अब नहीं आ रहे। ऐसे टाइम पे ये कॉन्फिडेंस लाना कि नहीं मैं बुक ही लिखूंगी, कहीं ना कहीं एक रिस्क लगा। हाँ, एक बड़ा रिस्क तो था ये करते हुए। जब राइटिंग आप करते हैं तो राइटिंग जो है वो एक थेरेपी है या एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन? सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड सेल्फ हो सकता है। हम राइटिंग की जब बात करते हैं तो कहते हैं इमोशंस राइटर के पास होने बहुत ज़रूरी है, तभी वो लिख पाएगा। अब किसी राइटर के अंदर से प्यार खत्म हो जाए तो क्या राइटिंग भी खत्म हो जाएगी? प्यार खत्म ही नहीं हो सकता किसी के भी अंदर। तो प्यार लिखने के लिए प्यार में होना ज़रूरी है। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 100 सेंटी टॉक में। थोड़ा गैप हो गया, न्यू ईयर था, कुछ घर पे चीज़ें थी, अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई। हमारी नानी जी दुनिया छोड़ के चली गई, एक अच्छा जीवन जी के गई, लेकिन बड़े जाते हैं थोड़ा दुख होता है, तो बस वही सब व्यस्त था। लेकिन वापस आए हैं, ज़िंदगी चलती रहती है। वो एक किसी ने कहा भी था कि लोग आते जाते रहेंगे लेकिन कारवां चलता रहेगा। तो चैनल को आगे बढ़ाते हैं, और जब हम इतनी फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं ना, तो आज हम बात करेंगे एक राइटर से। और वो राइटर ना, हम जब राइटर का एक चेहरा सोचते हैं तो एक कोई बुजुर्ग सा चेहरा, एक सफ़ेद बाल, झुर्रियाँ पड़ी हुई एक चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन हम जब आज की इस जनरेशन में हम जेन ज़ी को टारगेट करते हैं कि यार इनके पास तो टाइम ही नहीं है, ये बड़ी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, ऐसे टाइम पे एक शख्सियत से सामना हुआ। जेन ज़ी कह सकते हैं आप उन्हें, लेकिन उनमें एक ठहराव था। उन्होंने एक नॉवेल लिखा जो इस वक्त बेस्ट सेलिंग नॉवेल की रेस में काफ़ी आगे है, और उसका नाम है विदाउट मी नोइंग। ठीक है, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। और जब मैंने उस राइटर के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि ये 19-20 साल की एक लड़की ने लिखा है, और इतनी ठहराव के साथ वो नॉवेल लिखा गया है, इतने अच्छे से कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो मन किया कि एक बार चैनल पे उनको बुलाया जाए। तो वृंदा गर्ग जी हमारे साथ हैं। वृंदा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक ठहराव, और इस जनरेशन में ये ठहराव, तो ये ठहराव क्योंकि आजकल ना टारगेट किया जाता है कि जेन ज़ी किसी की सुनती नहीं है ना, और जेन ज़ी का इतना टाइम ही नहीं है कि भाई वो ठहराव के साथ कोई चीज़ करे। ये शॉर्ट टाइम वाले रील्स देखने वाले हैं ना, और शॉर्ट टाइम कंटेंट को फॉलो करने वाली जनरेशन है। वहाँ पे आपने एक बुक लिखने का कैसे सोचा? ये बात वैसे सच है कि जेन ज़ी में पेशेंस नहीं है। मैंने अभी एक टॉक शो भी करा था, उधर भी मैंने यही कहा था कि हाँ, ये सच बात है कि जेन ज़ी में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। ये धैर्य, ठहराव वगैरह की काफ़ी इश्यू रहता है। हम्म, बट उसके चलते ही काफ़ी जो मेरे आस-पास की उम्र के लोग हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें भी करके दिखाई है। बिल्कुल। जो अभी ये अगर ये तो मेरे दिमाग में भी यही इमेज थी कि कोई राइटर है तो वो थोड़ा ओल्ड से होता है कि ऐसे क्लॉथ बैग लेके वाइट कपड़ों में होता है, बट अब वही डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल। इस जनरेशन के साथ। तो मैंने भी जब मेरे को लिखने का हमेशा से शौक था, बट मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि उसमें मैं कुछ करियर बनाना चाहूंगी। हम्म, बट मैंने फिर एक बुक लिखी और मैंने उसको काफी टाइम तक रख दिया कि लिख दी, ठीक है, आसपास के मैं लोगों को दिखा सकती हूँ, फ्रेंड्स को। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं उसमें कुछ करूँ। हम्म, बट मेरे मामा ने बुक पब्लिश करी थी तो उन्होंने मुझे पुश करा कि कर ले, कुछ भी होता करके देख। तो मैंने उसी हिसाब से सोचा कि करना चाहिए, और फिर मैंने हम्म, करा तो मेरे को लगा कि इतना भी कुछ मुश्किल स्टेप नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी करते हुए डर ही लगता है कि लोगों की जजमेंट कैसे होगी, कौन हम्म, कैसे क्रिटिसिज्म लेगा। और वही अभी इतनी छोटी एज पे तो आई थिंक दूसरों के ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं, बड़े होते-होते वो चीज़ें चले जाती हैं। बट इस उम्र में मेरे को यही था कि कोई कुछ बोलेगा तो यार मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैंने इतनी मेहनत से कुछ करा है, कि इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं। फॉर्च्यूनेटली अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। हम्म। बट मेरे को ये काफ़ी था, बट मैंने वही सोचा कि अब करना है तो फिर कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या इसका रिएक्शन होगा। बिल्कुल, लेकिन आजकल जनरेशन जो डिजिटली ज़्यादा भागती है, उन्हें चाहिए वीडियोस। मतलब मैं अगर ध्यान दूँ तो वेब सीरीज पे जितने लोग जाते हैं उतना शायद बुक्स की तरफ अब नहीं आ रहे। एक टाइम था कि नॉवल, हम मेट्रो से भी सफ़र करते थे, बस से सफ़र करते थे ना कोई नॉवल पढ़ता हमें दिख ही जाता था, और ये रोज़ की बात थी। ऐसे टाइम पे ये कॉन्फिडेंस लाना कि नहीं मैं बुक ही लिखूंगी, नॉवल ही लिखूंगी, और लोगों तक वर्ड्स के थ्रू ही पहुंचूंगी, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क लगा।
हाँ, इस बात पे रिस्क भी था और मैं खुद एग्री कर रही हूँ कि अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि कोई बुक पढ़नी है और कोई मूवी देखनी हो सेम की, तो मैं मूवी ही चूज़ करूँगी, वो क्योंकि पेशेंस एक्शन नहीं स्पीक्स है। मोर देन वर्ड्स, हाँ, हाँ, वो वाला कि चीज़ है। देखना इज़ बेटर, बट अगर आप कोई बुक पढ़ो जो आपको वो विजुअलाइज़ ही करा दे कि जो उस नॉवल में लिखा है, तो बेटर है। मैं काफ़ी बार जब अपनी खुद ही लाइन्स लिख रही होती हूँ, मैं वही सोचती हूँ कि यार इसकी एक मेंटल इमेज दिमाग में आनी चाहिए कि ये सीन इतना अच्छे से डिस्क्राइब करो कि वो सामने वाले को इमेजिन हो कि ये हो क्या रहा है, ऐसे। तो हाँ, एक बड़ा रिस्क तो था ये करते हुए, बट मेरा वही था कि अब कर रहे हैं तो फिर कर दो, अच्छा रिस्पॉन्स है, बुरा है, इट्स बेटर टू डू दैन रिग्रेट लेटर कि फिर मैंने करा नहीं, मैं कर देती, तो मैंने कर दिया कि कैसा भी रिस्पॉन्स हो एक बार देख लेते हैं करके। बिल्कुल। और जैसे बुक का नाम है विदाउट मी नोइंग, अब जब हमने बुक पढ़ी ना तो इसमें 2 तरह से चीज़ें घूमी। बुक का नाम ही आता है विदाउट मी नोइंग, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिना मुझे जाने प्यार करने वाला मुझे मिल रहा है, या फिर एंड आते-आते ये लगा कि नहीं, मैं खुद को ही नहीं जान पा रही हूँ कि एक्चुअल में मैं क्या थी। अब ये जो एक चेंज दिया, समझ रहे हैं? तो एक आजकल की जनरेशन का ये है कि वो ब्लेम गेम पे ज़्यादा खेलते हैं, है ना? कि भाई कोई रिलेशनशिप फेल हो रहा था, वो दूसरे पे ब्लेम ज़्यादा जाता है। और ख़ासकर जैसे आपने लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, तो हाँ, लड़कियों में ये धारणा हम लड़के ज़्यादा कहते हैं कि यार लड़कियाँ तो हम पे ही ब्लेम करती हैं, खुद पे तो सॉरी नहीं बोलती वो। लेकिन वहाँ पे ऐसी सोच के साथ एक बुक लाना, ये सोच कहाँ से आई? मैंने जब ये बुक लिखना शुरू करा था तो मेरा यही थॉट था कि जो लड़की का कैरेक्टर है वो मैंने लाइकेबल बनाने की कोशिश नहीं करी थी हुँ, हुँ। कि उसके मैं कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दूं कि ये मेन कैरेक्टर बन जाए। हाँ, वो मेन है बट वो एज अ पर्सन लाइकेबल नहीं है। और पूरी बुक में भी वही है कि कोई भी पढ़ेगा, जब मैंने भी बुक पढ़ी थी मैं ऐसी क्या लड़की है, इसको कौन पढ़ेगा, ये कैसी बातें करती है, क्या कर रही है। हुँ, और हुँ। पॉइंट ही वही है कि सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। बिल्कुल। और मैंने जब बुक लिखी थी मुझे खुद बुक का एंड नहीं पता था, मुझे टाइटल पता था कि विदाउट मी नोइंग होगा। हुँ, और हुँ। मैंने खुद यही सोचा था कि इसका मतलब होगा जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे इससे प्यार हो गया, वैसा कुछ एंड आएगा। बट जब मैं खुद ही चैप्टर्स लिखते गई और मैं एंड में पहुँची तो मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि हम ये एक ऐसा मोमेंट इस लड़की को दे सकते हैं कि वो लाइकेबल नहीं है, उसके अंदर बहुत फ्लॉज़ हैं। और उसको एंड में खुद ही रियलाइज़ होता है कि यार मैं पूरी लाइफ़ दूसरों को अपनी गलतियों के लिए ब्लेम करती रह गई कि उसने मुझे ये फ़ील कराया, मैंने ऐसा फ़ील करा और मैंने खुद कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हुँ, तो हुँ। उसके चक्कर में मैंने अपना खुद का कितना लॉस करा है। हुँ, हुँ। ये भी मुझे थॉट अब मेरे मामा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी क्योंकि कैरेक्टर थोड़ा पर्सनली इंस्पायर्ड भी है क्योंकि मैं थोड़ा इससे रिलेट ही करती हूँ और मेरे को पता है कि इसलिए वो लाइकेबल पर्सनैलिटी और फ्लॉज़ नहीं है। हुँ, हुँ। बचपन में मेरे को मेरे मामा ने ये स्टोरी सुनाई थी कि उनका कोई फ्रेंड था और वो भी पूर उसके बहुत अनफॉर्चुनेट लाइफ रही थी कि पेरेंट्स नहीं थे, तो वो किसी रिलेटिव के साथ घर पे रहता था। हुँ, हुँ। और रिलेटिव ने कभी किसी बच्चे ने शैतानी करी और उसको कुछ डाँट दिया कि तू तो कुछ नहीं लाइफ में कर पाएगा। और उसने दिल पे बात ऐसे ले ली कि उसने अपने अगले 10-20 साल कुछ करके दिखा दिया कि मैं तो उन्हें दिखा दूँगा मैंने कुछ कर दिया। हुँ, हुँ, फिर वो हुँ। 10-20 साल बाद उनके पास गया कि मैंने करके दिखा दिया, आपने मुझे कहा था मैं कुछ नहीं करूँगा, तो वो रिलेटिव को याद ही नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। कि हुँ। मैं तो बोल के निकल गया भई, तेरे दिमाग में वो बात रह गई बट तूने कुछ अच्छा कर लिया, बट तू उसी वो गुस्से में कि मैंने प्रूव करके दिखाऊँगा उसमें कर रहा था, जबकि मैंने तो रात गई बात गई वाली बात थी। तो अब सेम ही अनाया जो कैरेक्टर है उसका भी यही है कि किसी ने कुछ बोल दिया और पूरी लाइफ उस पे अपनी डिक्टेट करके चल रही है कि मुझे किसी ने ये फ़ील करा दिया, किसी ने मुझे ये बोल दिया। बट उसको एंड में रियलाइज़ यही होता है कि विदाउट मी नोइंग मैं अपने आप को इन चीज़ों से पुट थ्रू कर रही थी, कोई हुँ, और नहीं हुँ। कर रहा था। बिल्कुल। कि वो मेरी गलती थी कि मैं ये सारे इमोशंस फ़ील कर रही हूँ कि किसी ने ज़बरदस्ती मुझे जान के फ़ील नहीं कराया है वो। अब आपका जैसे कहना है कि मैं अपने आप को इमेजिन करके बुक लिख रही थी। तो इसमें एक जगह आती है जहाँ पे मतलब खुद से सच छुपाया जा रहा है एक तरह से देखा जाए। तो जब हाँ, आप ये बुक लिख रही थी, ऐसा कोई सच जो आप अपने आप से छुपा रही थी? ये सारी चीज़ें ही मेरे को ये पता थी कि ये ऐसे हुँ, चीज़ें हुँ। ये गलत होती है, बट वही एक चीज़ है आई थिंक इस जनरेशन में कि एक्सेप्टेंस बहुत लेट आती है, कि सबको अपने बारे में चीज़ें पता होती है बट वो है ना, मैं मान लूँ कि मैं ऐसी हूँ तो और मेरे को कोई क्या सोचेगा? कि दूसरों के वो एग्री करने से पहले आपको खुद को एग्री करना पड़ता है कि मेरे अंदर फ्लॉज़ है। तो ऐसा कोई कि कैरेक्टर इस नॉवल में जो आपको लगता है कि वो आप खुद और दुनिया से छुपाती हो? हाँ, जो अनाया बाई है उसके सारे फ्लॉज़ हैं, अब मेरे अंदर भी इस कैरेक्टर की तरह एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो मैं कभी जाके नहीं कह सकती कि हाँ, ये मैंने गलत करा है, चाहे मुझे दिल में पता है कि मेरी गलती है और मुझे वो आपकी नहीं, वो यूनिवर्सली कोई लड़की नहीं बोलती है कि मैं मेरी गलती है। आई थिंक मतलब सिर्फ लड़कियों का भी लड़कों नहीं को तो है। 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो अगर अपनी गलती हो तो सॉरी बोल दें, और अगर लड़की की गलती हो
तो लड़की की तरफ से खुद ही सॉरी बोल ले। तो ये वो भी नहीं होता आजकल की जनरेशन में, बट ओवरऑल आई थिंक सारे पूरी ही जनरेशन में विदाउट एनी स्पेसिफिक जेंडर सबका ही रहता है। एज अ पर्सनालिटी नॉर्मली भी मान सकता है कि अब आपको भी कुछ लग रहा है आपने गलत करा है, बट हुँ, कि मैं मानना नहीं चाहता मैंने वो गलत करा, बट दिल में तो पता है ना कि मैंने गलत करा है, ये नहीं करना चाहिए था, चाहे वो कोई बहुत छोटी बात हो कोई बहुत बड़ी बात हो कि ओ मैंने अभी किसी पे चीख दिया, मेरे को चीखना नहीं चाहिए था, बट फिर कि अरे तो क्या हो गया कर दिया तो वो क्या खास बात है वाला एटीट्यूड आ जाता है। आई थिंक इस जनरेशन में ज़्यादा आता है, बिल्कुल, बड़ों में कम आता है कि उन्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की वो है कि ये हमें करना है, ड्यूटी है हमारी। बिल्कुल। और एक राइटर के लिए ना, जैसे अगर सक्सेस बहुत कम उम्र में आ जाए तो कई बार वो भी डेंजरस है लोगों के लिए, कई हैंडल नहीं कर पाते। पर एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला हार्ट ब्रेक ज़्यादा डेंजरस है या पहली सक्सेस को हैंडल करना? मेरे हिसाब से नहीं, मूवीज़ में ही सब कर रखा है कि पहला हार्ट ब्रेक आपको चाहिए होता है। कि मेरी हुँ, फेवरेट मूवी है दिल है मुश्किल और रॉकस्टार है, उनमें यही दिखा रखा है कि आपको किसी भी फॉर्म का क्रिएटिव काम कुछ करना है या हुँ, हुँ, आर्टिस्ट बनना है, चाहे वो आप गा रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पेंट कर रहे हो, तो आपको दिल तोड़वाना ज़रूरी है। बट मुझे नहीं लगता वैसा कुछ होता है कि आपको इतना दर्द फ़ील करना ज़रूरी है कुछ अच्छा करने के लिए। हुँ, हुँ, आप ये बिना चीज़ें कि अपने आप को क्यों फ़ोर्सफुली पेन में डालना है, जब आप वो नॉर्मली भी चीज़ें लिख सकते हो। इतना बिल्कुल। तो अब मूवी से भी इंस्पायर्ड कोई लिख ही सकता है। तो आई थिंक और पहला सक्सेस पे फिर ये इश्यू है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा हो जाए कि वो बहुत घमंड लेने लग जाए या एरोगेंस लेने लग जाए, तो आई थिंक कि ये चीज़ें जब थोड़ी एक एज के साथ आती है तभी अच्छी है कि जब दोनों चीज़ें हैंडल करना आए। कि अभी जैसे मेरे को लगता है अगर ये कोई 15-16 पे कर ले तो वो अपने स्टूडेंट जो भी फ्रेंड्स हो स्कूल वगैरह उनके आगे लग सकता है कि मैं तो सबसे ज़्यादा बेटर हूँ, मेरे हुँ, आगे कोई कुछ नहीं है। बट आई थिंक इस उम्र में थोड़ा 20s में जब आ जाते हैं तो थोड़ी वो रियलाइज़ेशन हो जाती है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो आपकी एक लाइफ़ का पार्ट है। बिल्कुल। आपकी सारी चीज़ें उसी से डिक्टेट नहीं होती। हो सकता है मैं एज़ अ राइटर बहुत अच्छी हूँ बट मैं एज़ अ पर्सन बहुत ही गंदी हूँ। तो इन दिन दोनों चीज़ों की कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, और ये खैर जनरेशन को समझना भी चाहिए। एक आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम, लेकिन अभी दैट कश्मीरी कॉमेडियन, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, समय रहना। समय रैना। समय रैना ने एक बात कही थी किसी एक शो में कि हमें किसी ज़िंदा इंसान के ऊपर बायोपिक नहीं बनानी चाहिए। मतलब क्या पता देख लो आगे जाके कुछ खराबी कर दे, और वो आजकल मैरी हाँ, कॉम वाला सीन चल चल रहा भी रहा है। है। तो ये बात फैक्ट है कि थोड़ा-सा हर चीज़ को आपको, एक तो आपको अपने आप को कितना डिग्निटी में रखना है आफ्टर गेटिंग सक्सेस, और सामने वालों को भी आपको किस तरह आपको ले रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ आती है, रीडर्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी उसकी व्यूअरशिप है आपके नॉवेल की। कोई ऐसा इंसान मिला जिसने ये कहा हो कि यार आपने तो मेरी कहानी लिख दी? हाँ, मेरे को इंस्टा पे मेरा एक अकाउंट है, तो वहाँ पे मेरे को एक रीडर का मैसेज आया था कि ये बुक मैं काफ़ी बार पढ़ती रहूँगी क्योंकि जो भी इस लड़की ने इमोशंस फ़ील करे हैं, वो मैं भी फ़ील करती हूँ क्योंकि कैरेक्टर वही बात है कि लाइकेबल नहीं है बट ये सब रिलेट करेंगे। अब वो कोई माने ना माने, पढ़ते हुए वो खुद ही सोचेंगे कि ये तो मैं भी करती हूँ क्योंकि इसके जो गलतियाँ हैं, वो ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हो, छोटी-छोटी और वो सभी करते हैं। हुँ, हुँ। कि वो नॉर्मल चीज़ है कि किसी से बात करनी है तो 10 फ़ोन मिला भी दे, हाँ, वो गलत बात है बट वो नॉर्मल चीज़ है कि हर कोई करेगा वो चीज़। तो मेरे को बिल्कुल। एक आया था एक रीडर का इंस्टा पे ऐसे मैसेज कि ये मेरी स्टोरी है, मैं काफ़ी बार इसको पढ़ती रहूँगी, मेरे को पढ़ते हुए यही लग रहा था कि मैं मिरर में देख रही हूँ। हुँ, हुँ। और एक चीज़ होती है कि कई बार ना हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, रीडिंग की बात कर रहे हैं। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो किसी रिस्क पे, जैसे आपने कहा मैंने रिस्क लिया कि मैं लिख देती हूँ। अगर सक्सेस मिल जाती तब तो अब इंसान खुश हो जाता है, लेकिन अगर ये सक्सेस ना मिली होती, ये बुक इतनी अच्छा नहीं कर रही होती, तो भी आप अपना लिखना जारी रखती या इसको छोड़ देती? हाँ, मेबी ये सच बात है कि थोड़ा वो लग सकता था, डिसहार्टेंड लग सकता था कि बुक वर्क नहीं कर रही, मैंने हुँ, क्यों हुँ। लिखी। बट आई थिंक मेरे को लिखना इन जनरल अच्छा लगता है, मेरे को नहीं लगा था इस बुक का कुछ होगा। मैंने आपको जैसे बताया मैंने हुँ, बुक हुँ। लिख के रख दी थी, बस मेरे लैपटॉप में एक फ़ोल्डर में थी। हुँ, मेरे को हुँ। जब पुश मिला मैंने तब लिखी है, वरना मैंने इसको रख के छोड़ दिया था कि बस मैंने लिख दी कि मैंने अपने लिए लिखी है कि एक चीज़ मैंने कुछ करी है। तो मेरी इससे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि कुछ ज़्यादा अच्छा इससे होगा या कुछ भी होगा फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक ये लिखना बड़ी एक पर्सनल एक्टिविटी है कि मैं खुद के लिए ही लिखती हूँ कि एक तरीका मिल जाता है थॉट्स बाहर करने का। बिल्कुल। अब आपने बीच में एक चीज़ कही थी कि कई बार बंदा परेशान होता है तो राइटर बनता है, जैसे कुछ ना कुछ एक हार्ट ब्रेक वगैरह चाहिए। तो ऐसे में एक, जब राइटिंग आप करते हैं तो एक राइटिंग जो है वो एक थेरेपी है या एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन है?
सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड सेल्फ हो सकता है हम्म कि जैसे ये कैरेक्टर जो था वो अगर मेरे को लग रहा है मैं ये हूँ हम्म और लिखते लिखते मैंने आपको जैसे बताया मैंने खुद ही एंड में चीजें रियलाइज करी कि ये मैं करती हूँ, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन अ गुड वे कि ऑफ द ओल्ड बैड सेल्फ का आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर सकते हो लिखते लिखते, अगर आप इतना ऑनेस्टली लिख रहे हो कि आप एक्चुअली लिखना चाहते हो, क्योंकि मैंने बुक वैसे लिखी है कि ये कोई पढ़ेगा नहीं, तो इसमें जो भी सारी चीजें हैं वो खुद ही निकली है। मेरे को नहीं लगा था कि ये कोई पढ़ेगा, या क्योंकि ये मैंने रख दी थी बस लिख के कि ये मेरे लिए है। तो इसमें ऑनेस्टली सारा लिखा है, तो हाँ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बट इन गुड वे, हम्म। कि ऐसे नहीं कि ओ मैंने कुछ ये देख लिया, ओ शिट मैंने बहुत सच्चाई से सामना कर लिया, बट इन अ गुड वे कि ओ मैं ये ऐसी हूँ बट मैं इसको चेंज करना चाहूँगी, अब मुझे एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की। अब ऐसे में आपने कहा कि जो उसका करेक्टर है अनाया का, वो आपने खुद को थोड़ा बहुत उसमें डाला है। अब इसमें लेकिन आपने लिखा तो प्यार भी है, तो प्यार लिखने के लिए प्यार में होना ज़रूरी है। नहीं भाई, ये जैसे कोई बुरे इमोशन में होना ज़रूरी नहीं है, कुछ अच्छा लिखने के लिए तो कुछ अच्छा फ़ील करने के लिए भी कुछ इतनी तो करण जौहर ने मूवीज़ बना रखी है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लव पता है कि वो उसके आस-पास इमेजिन करके लिख सकते हैं। अब ऐसे में ना, जब कोई भी बंदा किसी भी लाइन में, चाहे मैं एक एक्टर की बात करूं, एक राइटर की बात करूं या एक डायरेक्टर की बात करूं, पहला जब सक्सेस हो जाता है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है शायद। तो उसके बाद जो राइटिंग है वो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, यानी वही काम करने में, चाहे मैं एक्टर की बात करूं या फिर वो चीज़ कैलकुलेटेड हो जाती है कि यार अब और ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी क्योंकि अब लोग जानते हैं मुझे। तो वो एक प्रेशर रहता है कैलकुलेटेड रहने का, या और ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। बट वो कैलकुलेटिव तो नॉर्मली भी हो सकता है कि अब मेरी कोई बुक पढ़ रहा है तो मैं नहीं चाहती उसको कुछ गलत इससे हम्म। समझ आ जाए, वो कुछ गलत इन्फ्लुएंस हो जाए, तो इन अ गुड वे कि अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग अगर मेरे को देखते हैं कि वो कुछ सोचते हैं कि वो इसकी बुक्स में ये हो सकता है ऐसा इमोशन मिलेगा, तो अब वो मेरी ड्यूटी है एज अ पर्सन कि मैं कुछ गलत ना लिखूं, नॉट एज इवन अ पर्सन, एज अ राइटर कि मैं कुछ ऐसा ना लिखूं जिससे कुछ गलत चीजें इंस्टिल हो जाए किसी के अंदर। हम्म। तो हाँ, थोड़ी कैलकुलेटिव, और वो भी बात सही है कि मैं कुछ गलत लिख दूँगी तो मेरे पे ज़्यादा ट्रोलिंग हो सकती है या क्रिटिसिज़्म ज़्यादा मिल सकता है। अब बोथ ही चीज़ें, अब कुछ करना है तो उसमें रिस्क तो होगा तब ही। ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि कोई एक लाइन जो आपको लगा लिखने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ा कि यार ये लिखना ज़्यादा ना हो जाए या कंट्रोवर्शियल ना हो जाए? ये लव स्टोरी है, इसमें ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है, कैरेक्टर्स ही मेनली थोड़े हम्म वैसे है कि लाइकेबल नहीं है, इसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है जो लाइकेबल हो फॉर एवरीथिंग स्टार्ट टू एंड। तो वही है कि सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज़ है, और वही है कि अगर आपको प्यार करना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी सामने वाले की कि वो ऐसा है, और उसके बाद करना पड़ेगा। कि हम्म। ये भी मतलब निकल सकता है कि विदाउट मी नोइंग कि आप मुझे जाने बिना आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। आपको स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें मेरे बारे में जाननी पड़ेगी, किसी से प्यार करने से पहले। अब ऐसे में आपने बुक लिखना शुरू किया 19 की एज में, 20 की एज में बुक छप गई, 21 में अभी आप हैं, सक्सेस मिल गया। अब ऐसे में एक 18 साल वाली वृंदा को अगर आपने कोई एक सलाह देनी हो तो क्या सलाह होगी? जस्ट डू इट विदाउट रिग्रेट। ओके। और क्या कभी किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अ, वो आपके करेक्टर के हिसाब से या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था एज़ अ पर्सन, एज अ पर्सन? हाँ, हो सकता है। बचपन में तो फ्रेंडशिप्स ऐसे, मैं आज ही सोच रही थी आते हुए कि मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, मेरी आधे लोगों से अब बात भी नहीं होती। आई थिंक आप एज़ अ पर्सन ग्रो करते हो तो आपको लाइक माइंडेड लोग ही चाहिए होते हैं अपने आस-पास। अब मैं अगर जैसे बचपन में थी, मेरे जो दोस्त थे तब वो मेरे जैसे थे। अब कोई एज़ अ पर्सन ग्रो करेगा तो उसको लाइक माइंडेड लोग आस-पास चाहिए होंगे, तो वो उस हिसाब से ही आस-पास लोग रखेगा, क्योंकि फिर वो क्लैश हो गए अगर थॉट्स में और वो मैच नहीं करेंगे तो एक पॉइंट के बाद रिजेंटमेंट ही बढ़ती है। तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है, आते जाते लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कुछ कुछ रुकते हैं। और ऐसे में जब आपने बुक लिखी तो काफ़ी लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आई होगी, और कुछ क्लोज लोग भी होंगे जिनको पसंद नहीं आई। ऐसे में उनका क्रिटिसिज्म ज़्यादा हर्ट करता है या उनका साइलेंस? एज अ पर्सन मेरे को लगता है कि अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज कर देता है वो ज्यादा हर्ट करता है, बट अगर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे तो ज्यादा करेगा, कि कोई रिएक्शन नहीं है, कि अच्छा नहीं है तो कुछ तो अगर गलत है वो बता दो फॉर नेक्स्ट के लिए होगा। क्योंकि जब मैंने अपनी बुक लिखी थी मैं सारे अपने दोस्तों को भेजती थी कि मुझे बताओ इसमें क्या गलत लग रही है, इसमें क्या ऐसा है कि मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ और वो निकल मीनिंग कुछ और रहा है। तो उस हिसाब से मैंने चेंजेस इंस्टिल करे थे। अगर मैं क्रिटिसिज्म नहीं लेती तो
ये बुक फिर इतनी अच्छी नहीं होती। हम्म। बट अगर वो मेरे को ज़्यादा क्रिटिसिज्म दे देते थे तो वही है कि मेरे से सहा नहीं जाता था फिर। अब हमारे देश में ना मेरे ख्याल से बुक जो सक्सेसफुल हो रही हैं ज़्यादातर लव स्टोरीज ही हैं, चाहे हम चेतन भगत से लेके आज आपकी बुक तक बात करें। अब ऐसे में कुछ लोग आपसे जलते हैं, सक्सेस से जलते हैं, और वो लोग ये भी कह सकते हैं कि आप तो इमोशंस बेच रहे हो। तो ऐसे क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो? अब जेन ज़ी एज़ जनरेशन पूरी बहुत ज़्यादा इमोशंस फ़ील करती है इन जनरल, और मैं तो इसका पार्ट ही हूँ। तो अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी हो, सारे इमोशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं कि आई थिंक जो हमसे ऊपर जनरेशन्स हैं उनमें इतना टाइम नहीं था, या पता नहीं वो एबिलिटी नहीं थी कि उनका ईक्यू इतना ज़्यादा नहीं था कि वो ये चीज़ें फ़ील करे या समझे, या कोई फ़ील करता था और बोलता नहीं था। बट यहाँ पे सब फ़ील करते ही है तो इसलिए वो रिलेट करते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी जनरेशन और अपने एज ग्रुप के लिए लिख रही हूँ, मेरी अब टारगेट ऑडियंस ही यही है। तो जो वो फ़ील करेंगे मुझे उसके हिसाब से लिख रहा है कि जो वो पढ़ना चाहे। और मैंने कुछ ऐसे भी नहीं लिखा कि वो इसलिए ये बुक पढ़ ले, वो मैं भी खुद ये फ़ील करती हूँ, सारे इमोशंस एग्ज़िस्ट करते हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। तो बाय चांस की बात है कि एग्ज़िस्ट करते हैं और वो हो रहे, बिल्कुल। अब गुड और ऐसे तो यूटिलाइज़। खैर हम मूवीज़ की बात कर लें, मूवीज़ में भी इमोशंस हैं। मैं तो कहता हूँ मैच खेल रहे हो, मैच भी तो इमोशंस ही है। तो इंडिया बेच तो जीत गई तो इंडिया जीत खुश गई हो। तो खुश हो, तो वो हर चीज़ में है कि आप खरीदना बेचना, आप क्रिटिसाइज़ तो किसी भी चीज़ को कर सकते हो। और आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप्स में है ना, उसमें हार्ट ब्रेक एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब और अलग अलग वर्ड्स आ गए, सिचुएशनशिप, अभी तो माइक्रो रिलेशनशिप भी चला था। अब ऐसे टाइम पे आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड बन चुका है हार्ट ब्रेक वाला, इसकी वजह से बुक ज़्यादा चल गई? हाँ, मेरे को लगता है कि अब वो, क्योंकि हमारी जनरेशन इतना ज़्यादा फ़ील करती है, तो अब चाहे वो इतना ज़्यादा बुरा ना लग रहा हो, वो फ़ील इतना ज़्यादा करते हैं हम्म। कि वो पता नहीं चलता कि इतना बुरा लग रहा है या इतना बुरा लग रहा है। तो नॉर्मली कोई जान के नहीं कर रहा, बट उनके नॉर्मल इमोशंस इतने ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड और ऑल ओवर द प्लेस होते हैं पूरी जनरेशन के, कि उसके चक्कर में छोटी-छोटी बातें भी वही बहुत ही ज़्यादा लगने लग जाती हैं। और ये थोड़ा ट्रेंड भी अब इंस्टा पे कि थोड़ा कूल लगता है, एस्थेटिक लगेगा। और ऐसा लगता है कोई जो एक कीवर्ड चला था कि पेन सेल्स, आपका पेन जो है वो बेचा जाता है। चाहे वो सैयारा मूवी, हम लोगों ने देखा कि मूवी चल गई, मतलब हम जैसे हमारी जनरेशन की लगी तो कि यार इससे अच्छी अच्छी फिल्में थी, मतलब हार्ट ब्रेक वाली, लेकिन चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर पेन पे लिखा जाता है तो बिकता ज़रूर है। हाँ, वो फ़ील ही सब यही कर रहे हैं, चाहे वो उन्हें खुद एक्चुअली में फ़ील हो रहा है या उन्हें लगता है उन्हें ये फ़ील हो रहा है, अब वो हो ही वही फ़ील रहा है। अब मैंने थोड़े दिन पहले डीडीएलजे देखी थी अपनी मम्मी के साथ, हम्म। और मैं देख रही थी और मैं पूरी मूवी थी कि इसमें भी सारे इमोशंस हैं, इसमें भी हार्ट ब्रेक आ गया, इसमें घर की लड़ाई भी आ गई, बिल्कुल। इसमें सब चीज़ें आ गई, दोस्ती आ गई, सब आ गई, और वो भी मूवी बहुत अच्छी चली, बट उसमें इतना ओवर द टॉप एग्ज़ैजरेटेड तरीके से नहीं दिखाया कि हम्म। ओह! मुझे लड़की नहीं मिली तो मैं तो मर ही जाऊँगा, वैसे कुछ हम्म। नहीं दिखाया था। बिल्कुल। अब कोई अगर सैयारा में ही देख ले कि वो सिंगर भी बन गए, या रॉकस्टार में दिखाते हैं कि कटाना भाई मैं खुश नहीं हूँ, मैंने सब कर लिया बट मैं खुश नहीं हूँ। तो अब वो फीलिंग ही इतनी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए फिर वो ऐसे ही निकल के आती है, फिर वो सबको ही वैसे फील हो रहा है। और रोमांटिक नॉवेल्स जो है ना, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं, ये लोग कहते हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं, गिल्टी या नॉट गिल्टी। तो आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा चलता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो अब जैसे स्टार्टिंग से कहते हैं कि करण जौहर की जो भी मूवीज़ है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल। सेट कर दिए कि प्यार तो ऐसा होना चाहिए। हम्म। अब वो देख-देख के फिर जैसे आप कह रहे हो सारी लड़कियाँ लड़ती है अपने बॉयफ्रेंड से जाके कि ये नहीं करा, वो नहीं करा। बट वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर सेट नहीं होगी तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लव वो बढ़ेगा नहीं, कि वो कि न्यू-न्यू आइडियाज़, जैसे अब मूवी से ही आते हैं किसी को कि मेरा लवर मेरे को एयरपोर्ट पे रोकने आएगा, अगर वो कोई मूवी में नहीं देखा है, किसी ने बुक में नहीं पढ़ा, तो कोई सोचेगा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है। हम्म। मेरी बुक में मेरे हिसाब से तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही है कि हम्म। ओवर टाइम वो अपने फ्लॉज़ दिखाती है, वर्क करती है और फिर वो जा रही है लड़के के पास। हम्म। तो आई थिंक वो तो रियलिस्टिक ही है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें हो सकती है अनरियलिस्टिक। अब आई होप कि कोई ऋषि पे बना रहा हो, इसमें वो कैरेक्टर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 140 सनफ्लावर्स दिए, तो अब कोई ये असली में लड़का कर दे तो कोई लड़की खुश ही होगी। बिल्कुल। अब ऐसे में आजकल की जनरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प कर रहा है एक राइटर को प्रमोट करने में, या फिर वो ज़्यादा शैलो की तरफ लेके जा रहा है उसे?
प्रमोट करने में हेल्प होती है। अब आप जैसे उसको वर्क कर रहे हैं, मेरा भी इंस्टा पे अकाउंट है तो उस पे सिर्फ मैं बुक का नहीं डालती, मैं अदरवाइज भी राइटिंग चीज़ें डालती हूँ। और हम्म, जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, किसी को मे बी पूरी बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और कोई पूरी बुक ना पढ़ पाए, बट उसको कुछ कुछ स्निपेट्स पढ़ने आते जाते हैं, वो नॉर्मली खोल के पढ़ सकता है। तो आई थिंक प्रमोट ही हो रहा है इससे। सोशल मीडिया तो इन जनरल आप जैसे यूज़ करोगे उसका वैसा ही हम्म। निकलेगा, जो भी रिजल्ट होगा। अब ऐसे में हम राइटिंग की जब बात करते हैं तो कहते हैं इमोशंस राइटर के पास होने बहुत ज़रूरी है, तभी वो लिख पाएगा। अब किसी राइटर के अंदर से प्यार ख़त्म हो जाए तो क्या राइटिंग भी ख़त्म हो जाएगी? प्यार खत्म ही नहीं हो सकता किसी के भी अंदर। प्यार एक, मेरे को लगता है, ऐसा इमोशन है जो पूरे लाइफ लॉन्ग किसी सबकी लाइफ में होगा, चाहे वो कुछ ऐसे। अब कोई लव स्टोरी देखता है तो वो हमेशा रोमांटिक लव स्टोरी की तरफ देखता है, एज मतलब एक लड़का लड़की के बीच, बट प्यार एज इमोशन तो सबके पास ही होता है। वो चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे सिबलिंग से हो, चाहे दोस्तों से हो, तो वो खत्म होने का तो कोई चांस ही नहीं है कि प्यार एज एन इमोशन ही पूरा खत्म हो जाएगा। हम्म। और एक कुछ बैचलर लड़के जो हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए क्वेश्चन है, क्या एक राइटर अच्छा पार्टनर हो सकता है? अब वही है, अब कोई जो, जैसे मैं कह रही हूँ, किसी ने इमोशन फील ही नहीं कर रहा और वो सिर्फ इमेजिन्ड लिख रहा है, तो हाँ मे बी। बट मुझे लगता है राइटिंग एज पूरा प्रोफेशन ही बहुत ज़्यादा कैथार्टिक होता है कि आप कुछ भी लिखो, चाहे आप पूरा वो फिक्शन लिख रहे हो, आप कुछ कैसा भी लिख रहे हो, आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में रियलाइज़ होगा, क्योंकि आप कोई भी आर्टिस्ट कुछ काम करता है वो अपने खुद का ही एक्सटेंशन होता है। चाहे मैं कुछ पेंटिंग बना रही हूँ तो मेरे कुछ थॉट्स होंगे कि मैं इस पेंटिंग को ऐसा बनाना चाहती हूँ, और वही आर्ट है कि आपको किसी चीज़ को कैसे दिखाना है। अब मैं जो लिखूँगी वो मैं अपने हिसाब से लिखना चाहूँगी और इसलिए वो मेरी राइटिंग है। वरना मैं आपको एक लाइन दूँ, आप भी वो लाइन वैसे ही लिख सकते हो, मैं अपनी लाइन अपने हिसाब से लिखूँगी। तो अब सबका तरीका अलग है, तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि अब आपको जितना अपने बारे में पता चलेगा, आप उतना अच्छा पार्टनर मेरे अकॉर्डिंग बन सकते हो। जब आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करने के लिए विलिंग होगे। और अगर ये बुक फ्लॉप हो जाती तो खुद पे डाउट करते? हाँ, थोड़ा तो होता है, नेचुरल इमोशन ये, कि थोड़ा डिसहार्टेंड लगता कि किसी चीज़ में आपने मेहनत पुट करी है, वो वर्क नहीं करी, तो मे बी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मे बी हम्म, मैंने जैसे एक्सप्रेस करना चाहा, जो मेरा थॉट था कि मेरा आर्ट अच्छा नहीं है, लगता। लगता। और नेक्स्ट बुक प्यार पे होगी या किसी और इमोशन पे? सेल्फ डिस्कवरी, मेंटल हेल्थ, लव, इन सब चीज़ों पर ये सेकंड बुक रेडी भी है। रेडी है? खुद से मुलाकात है उस बुक में या कुछ और है? हाँ, हर बुक में एंड में खुद से ही मुलाकात हो। बिल्कुल। और जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं ना, तो कई बार हम ये भूल जाते हैं कि प्यार में ना गिविंग ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि जी। एक्सपेक्टेशन। तो आजकल की जनरेशन लेकिन एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादा चल रही है। मैं अभी एक रील देख रहा था, एक लड़की ने रील बनाई हुई है कि वो सामान खरीद रही है मॉल में और वो पूछता है सेल्समैन के कार्ड देंगे या यूपीआई, एंड शी सेड कि नहीं, बॉयफ्रेंड। तो ऐसी जनरेशन में प्यार का रियल मतलब समझाने में ऐसी बुक्स हेल्प कर सकती हैं? मेरे हिसाब से प्यार का मतलब वही है कि आप सामने वाले से जैसे उसको चाहिए आप वैसे प्यार करो। मैंने एक रील देखी थी हम्म, कि कोई अपने पार्टनर को कह रहा है कि मुझे एप्पल्स चाहिए। वो उसका पार्टनर उसको ऑरेंज लाके दे रहा है, वो कह रही है मुझे एप्पल चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं तू ऑरेंज से काम चला ले। तो अब उस जो सामने वाले को चाहिए आप वैसे नहीं दोगे तो उसको प्यार फ़ील ही नहीं होगा, क्योंकि सबका हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। प्यार, दुःख, दर्द, नॉर्मल हर चीज़ की सबकी एक-एक इंटरप्रिटेशन होती है और तभी सारे लोग अलग होते हैं। तो आपको सामने वाले को जैसे चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए और तभी उसको मतलब समझ में आएगा। और मैंने उसी बेसिस पे बुक लिखी है कि आपको सामने वाले का जब समझ में आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग कि उनको कैसे फ़ील होता है प्यार, या उनके लिए क्या प्यार है। अब किसी लड़के को हो सकता है उसको फूल दे तो उसको प्यार फ़ील ना हो, बट किसी लड़की को दो और उसको प्यार फ़ील हो तो अब उसको वो चाहिए। तो आप वो करो जो सामने वाले को चाहिए, ना कि जो आप उसको देना चाहते हो जिस तरीके से। बट ऐसे में ऐसा नहीं लगेगा कि प्यार अब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रह गया है? मैं वो एग्ज़ाम्पल दे रही थी फूल का, वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि किसी को चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे दिन में 5 बार फ़ोन करे। हम्म, तो अगर वो हो सकता है उस लड़की को अच्छा लगे, बट वो लड़की सेम चीज़ उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ करे कि ओह! मुझे 5 बार फ़ोन करके प्यार फ़ील होता है तो मैं उसको भी 5 बार कर देती हूँ। बट हो सकता है उस लड़के को वो ना चाहिए, उस लड़के को अकेले रहना हम्म। ज़्यादा पसंद हो या कुछ, तो जैसे सामने वाले को चाहिए आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना चाहिए। पुराने प्यार में और आजकल के प्यार में क्या फ़र्क दिखता है? पुराना प्यार थोड़ा ज़्यादा
प्योर ही लगता था, और वो बाकी चीज़ों के मतलब यही जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें इन सब चीज़ों के बाहर ही रहता था। अब जैसे डीडीएलजे में भी मैंने अभी देखी, मैंने यही नोटिस करा कि उनकी सिर्फ वो 1 महीना ट्रिप पे गए और उसके बाद वो वापस आए और उससे बस बेल लटकी देखी और वो ऐसा कि ओके सिमरन मेरा वेट कर रही है, और मैं ऐसी कि आज के टाइम तो कोई इतना सोचे भी नहीं कि मेरे लिए बेल लटका रखी है हुँ, उसने, हुँ। या ओ मैं कंट्रीज चेंज करके उसके पास चले जाऊँ, व्हाट इफ वो सेम फील करता है कि नहीं। आई थिंक आज की जनरेशन में डाउट बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का, तब लोग थोड़े ज़्यादा ट्रस्टिंग थे। और ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ना अब प्यार कम हुआ है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब से सोशल मीडिया आया, क्योंकि हम सफ़र में भी जाते हैं, तो हम रील्स में बिज़ी हैं। वो एक ट्रेन वाले प्यार होते थे पहले, कि कोई दिख गई, ट्रेन में बैठी हुई, आँखें मिली, किसी तरह बस देख लिया, वो 4-4 दिन याद रहता था यार उस लड़की ने देखा मुड़ के। आजकल वो नहीं रह गया, आजकल मेट्रो में हर कोई अपने-अपने गाने सुन रहा है, अपने-अपने वीडियोज़ देख रहा है और निकल जाता है। सोशल गैदरिंग कम हो गई उसी वजह से, बहुत, है ना? क्योंकि सब बहुत फास्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ, और सब थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है कि हुँ, हुँ। मेरे को अपनी लाइफ ऐसे जीनी है, मुझे ये करना है, मैं सामने वाले का क्यों सोचूं। कि मुझे लगता है सारी चीजें इसलिए कि एज अ जनरेशन ये सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, फॉर गुड और बैड किसी भी तरीके हुँ, से, हुँ। कि हर्ट होने के ज्यादा चांसेस है। अगर मैं सामने वाले पे भरोसा करके गिव इन कर दूं और मैं डिपेंडेंट हो जाऊं, और व्हाट इफ वो चला गया, व्हाट इफ उसने बोल दिया, मुझे बुरा लग गया। बट मुझे लगता है सारे इमोशंस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी ना कभी तो फील होगे ही। आपको 20 पे, आपको 30 पे, आप इमोशन से भाग नहीं सकते। और हुँ, हुँ। आजकल लोग अटैच नहीं होना चाहते ताकि वो इमोशन से भाग जाए, कि वो दर्द ना फील हो, तो इसलिए मैं गुड पार्ट भी नहीं फील करूंगा। बट कुछ वही है कि रिस्क तो हर चीज का लेना ही तो पड़ेगा। यही वजह है शायद कि आजकल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं चल पा रहे हैं। हो सकता है, डाइवोर्सेज़ इतने बढ़ गए, सब कुछ। क्योंकि मोस्टली अब कोई गिव इन नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा सामने वाले पे, तो अगर ट्रस्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर बचा ही क्या है? फिर तो कुछ है ही हुँ, नहीं। हुँ। वो तो फिर वही है कि मेरे को ट्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं 2 स्टोरी डाल दूँ, तो वही सब चीज़ों के लिए बचा है फिर तो। हाँ, वही ज आपको लगता है चेंजेज़ आए, जैसे पहले जब सोशल मीडिया आया, तो ट्रेंड ये चला कि मैं घूम आऊँ ताकि मैं 2 स्टोरी डाल दूँ, क्योंकि हर कोई घूम रहा है। आज की डेट में वो बॉयफ्रेंड्स डाले, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मुझे इसलिए एक रिलेशनशिप चाहिए हाँ, कि फोमो फील हो सकता है, हुँ, बट ये हुँ। तो ऐसी चीज़ है ना कि जब होगी तब होगी। ये तो आप जाके बिल्कुल, मार्केट में नहीं है ना कि आप ऑर्डर कर दो कि मुझे तो 4 दिन में डिलीवरी चाहिए बॉयफ्रेंड या बिल्कुल। गर्लफ्रेंड की। अब जब किसी को अंदर से वो इमोशन आएगा तब आएगा, और वो इमोशन आने के लिए आपको अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा कि मैं वो फील करूँ। अगर आप डर-डर के जियो कि ये मेरे को सामने वाले से कुछ पेन मिल सकता है, या हो सकता है वो मेरे साथ ना रहे, या कुछ भी तरीके का दुःख मिल सकता है, तो आप भागते रहोगे तो आपको तो कभी फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल, और कहीं न कहीं इंसान ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में आजकल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आई थिंक टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा सही है। टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट होगे तो वो चीज़ है जो सामने वाला भी हुँ, इन्वेस्ट बैक करेगा, और वो चीज़ एज़ एफर्ट दिखेगी। अब अगर किसी के पास पैसे पड़े और उसको देने, और अगर मतलब वो चीज़ ईज़ी है, अब मेरे पास हुँ, अगर 1 लाख है और मेरे से कोई माँगे कि दे दे, तो मैं दे सकती हूँ। बट मेरे पास अगर दिन के सिर्फ़ 2 घंटे फ्री होता है, फिर कोई माँगे और मैं दे रही हूँ, तो उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक छोटा-सा रैपिड फायर है आपके साथ खेलने के लिए, वन वर्ड आंसर्स हर उस पे रहेंगे। लव या राइटिंग? राइटिंग। फेम या फ्रीडम? फ्रीडम। वन नाइट इंस्पिरेशन या लॉन्ग टर्म पेन? वन नाइट इंस्पिरेशन। एक्स का टेक्स्ट या रीडर का रिव्यू? रीडर का रिव्यू। ब्लॉकबस्टर सक्सेस या कल्ट फॉलोइंग? कल्ट फॉलोइंग। साइलेंस या ब्रूटल ऑनेस्टी? ब्रूटल ऑनेस्टी। राइटिंग एट 3 AM या क्राइंग एट 3 AM? स्लीपिंग एट 3 AM। रियल हार्ट ब्रेक या इमेजिन्ड पेन? इमेजिन पेन। ओके, इंस्टाग्राम वैलिडेशन या इनर पीस? इनर पीस। हैप्पी एंडिंग या रियलिस्टिक एंडिंग? रियलिस्टिक हैप्पी एंडिंग। ये हो सकती है। हाँ। आजकल की जनरेशन में एक्चुअल में बात की जाए तो ये चीज़ें बढ़ी हैं कि हैप्पी रियलिस्टिक एंडिंग्स हो नहीं रही हैं रिलेशनशिप्स में। काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लव मैरिज तो कर ली, लेकिन वो 8-8 साल से रिलेशन में है, शादी भी हो गई, 2-3 साल बाद फिर वो डाइवोर्स कर रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि लव मैरिज फेल होती हैं ज़्यादा। आजकल तो अरेंज भी रिस्क है, क्योंकि जो फास्ट लाइफ हो गई है उसमें हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग है। हर कोई इंडिपेंडेंट हो गया है, तो ऑब्वियसली कोई किसी की सुनना भी नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या सच में रियलिस्टिक हैप्पी एंडिंग्स होती हैं? जो करना चाहेगा तो फिर होगी। अब वही बात है, आपने भी वही कही कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है किसी चीज़ की, तो हुँ, वो हुँ। चीज़ आगे चल ही नहीं सकती। अब अगर मेरे को पता है कि
ये सामने वाले को चीज़ अच्छी लगेगी अगर मैं आउटसाइड ऑफ मी, अगर मैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगी और मैं सामने वाले को देखूँगी तभी मैं उसके लिए कर सकती हूँ। बट अब हर कोई अगर सेल्फ सेंटर्ड रहेगा या अपने-अपने बारे में ही सोचता रहेगा या वही कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब ये तो लोग फिर सिर्फ़ पार्टनर की बात नहीं है, तो कोई पेरेंट्स के लिए कह हुँ, दे कि हुँ। अब मैं खुद कमा रहा हूँ, मुझे आपकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। बट एक कोई रिश्ता है, अब आपके माँ-बाप हैं, वो आपके लिए कुछ अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, मेबी आपको वो अच्छा नहीं लग रहा कि उन्होंने बोला, या आपको लगता है कि ओह! मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। बट वो चीज़ तो हमेशा ही रहेगी और वो आपको सँभाल के रख रही है, या तो आप उन्हें समझाओ, या तो आप खुद समझो, मिड वे पे आओ। हुँ, हुँ। जब तक ये सब नहीं होगा तो नहीं होगा, तो रियलिस्टिक हैप्पी एंडिंग हो सकती है, बट वो बनानी पड़ेगी, वो खुद बन के नहीं आएगी, उसमें टाइम, एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ें लगेगी बनाने में। ऐसे में एक लास्ट क्वेश्चन ये कि यही ब्लेम किया जाता है ज़्यादातर आजकल लड़कियों पे कि लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, इसलिए वो किसी की सुनती नहीं, इसलिए रिलेशनशिप चल नहीं रहे। लेकिन सुन तो लड़के भी नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को जो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं लड़कियों को, उनके लिए क्या जवाब होगा? कि कोई जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, जनरेशन प्रॉब्लम है, सारे लोग ही ऐसे करते हैं। हुँ, हुँ। मेबी वो ईज़ी इसलिए कि सडनली जैसे जो भी पहले की जनरेशन थी, जो मॉम-डैड वाली जनरेशन होगी सारी, उसमें गर्ल्स मोस्टली हाउसवाइफ रहती थी, वो नहीं करती थी, तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अब लग रहा है कि अब कोई लड़की बाहर जाके कुछ कर रही है, इसलिए वो बगावत पे आ गई है टाइप। बट हो सकता है वो पहले वालों को भी करना, उन्हें बस ऑप्शन नहीं मिला था। हुँ, हुँ। उनको वैसे रखा, ये हो सकता है कि अब किसी के पेरेंट ने, जो भी सारे मॉम-डैड या जो भी थोड़ी बड़ी जनरेशन है, उनमें लेडीज़ ने ऐसा फ़ील करा, तो वो अपने बच्चों को वैसे नहीं फ़ील कराना चाहती, इसलिए वो ज़्यादा उन्हें स्ट्रेंथ देती है कि तुम करो जाके, तुम इंडिपेंडेंट हो। बट उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप रिबेल करके बगावत पे आ जाओ, या जो ये रहता है कि नहीं मैं लड़कों से बेटर हूँ, बेटर नहीं है ऑनेस्टली नहीं है कंपैरिज़न इन हुँ, चीज़ों हुँ। का, दोनों अलग-अलग चीज़ें, बिल्कुल। अलग-अलग चीज़ों में ही बेटर है। हुँ, अब हुँ। मैं तो नहीं कह सकती कि मैं जाके ऐसे 10 डंबल उठाऊँगी, मैं नहीं उठा सकती, मेरी बिल्कुल। नहीं है वो बॉडी और वो कभी अलाउ नहीं होगा। हुँ, हुँ। आई थिंक लड़कियों को सेरेब्रल इक्वालिटी चाहिए होती है कि हमें सेम एज़ पर्सन्स, हमें सेम मेंटल एबिलिटीज़ पे टेस्ट करा जाए कि हमारी सेम हुँ। क्वालिटीज़ है, इसलिए होता है। बट वो मेबी अब थोड़ा लड़कियाँ भी ओवर कर रही है और लड़के भी ओवर कर रहे हैं, तो जनरेशन प्रॉब्लम है, आपने जेंडर जनरेशन की प्रॉब्लम बात की तो एक क्वेश्चन और है इसमें। जेन ज़ी इस वक़्त हर कंट्री में है। आपको लगता है इंडिया का जो जेन ज़ी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? मैं रीज़न दे रहा हूँ कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी पिछले दिनों रिबेल आपने वर्ड यूज़ किया तो जो भी दंगे हुए या आंदोलन हुए, लेकिन यहाँ का जेन ज़ी जो है वो पढ़ा-लिखा है, समझदार है और चीज़ों को इवैल्यूएट करके तभी कोई एक एक्शन लेता है। आपको लगता है ये कि इंडिया का जेन ज़ी फार बेटर है बाकी कंट्रीज़ से? ऐसे मेरे को बाकी कंट्रीज़ की नॉलेज नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है, बट आई थिंक कि ओवरऑल जब तक चेंज नहीं आएगा तो नहीं हो सकता। इंडिया के जेन ज़ी बेटर हो रहा है तो फिर वो बहुत चीज़ों में बाहर के जेन ज़ी भी बेटर हो सकता है, तो ऐसे कुछ वही है, ये इक्वल चीज़ें नहीं है टू कंपेयर। यहाँ पे हुँ, हुँ। फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें भी अलग है, बाहर अलग चीज़ है। मेबी वहाँ पे एज़ बच्चों को फ्रीडम ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे नहीं हुँ, हुँ। मिलती, या यहाँ संस्कार पे भी कई बार जो हमारे घरों में संस्कार सिखाए जाते हैं, हाँ। वो बहुत डिफरेंट हैं। हाँ, बट वही है कि हो सकता है वहाँ के लोग एज़ मतलब जो बिज़नेस वाइज़ देखा जाए या उस वाइज़ करियर वाइज़ बेटर कर रहे हैं, तो ये कुछ फ़ेयर कंपैरिज़न ही नहीं है इन फिर चीज़ों हुँ, का। हुँ। और थैंक यू वृंदा जी, चैनल पर आने के लिए थैंक यू फॉर कॉलिंग और मी। बुक को बुक के बारे में लोगों को बताने के लिए, प्यार के बारे में लोगों को बताने के लिए और जाते-जाते लोगों से भी कहूँगा कि अपने जो जिनको आप फ़ॉलो करते हो ना, वो बड़ा सोच समझ के किया करो कि आप कर किनको रहे हो। आजकल की जनरेशन में ऐसे लोग भी हैं जो धैर्य के साथ, बिल्कुल ठहराव के साथ आपको एक ऐसी बुक दे रहे हैं जो आपको अपने आप से मिलाती है। इन्होंने कहा वृंदा जी ने कि मेरी कहानी है। एक्चुअल में जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा कि आपके आस-पास जो लोग हैं, उनकी भी कहानी है और आपकी भी कहानी है और हेल्प करेगी अपने आप को पहचानने में और अपने आप पे काम करके अपने आप को इम्प्रूव करने में। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।